में हमने माइक्रोस्कोप पढ़ा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, और उससे पहले हमने किया था सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप ऐसा डिवाइस है जो छोटी छोटी चीजों को मैग्नीफाई करके दिखाता है हमें। अब आज हमने पढ़ना है बच्चे टेलीस्कोप। टेलीस्कोप दो तरह के होते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग टाइप का होता है जो रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल्स पर काम करता है, और जो दूसरा होता है वो होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप, जो रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल्स पर काम करता है। तो हम दोनों को पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से। हेडिंग लगा दो, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो ये तो नाम से ही समझ आ रहा है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मतलब है जो बड़ी बड़े ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, स्टार्स या प्लैनेट्स को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कह रहे हैं। अब बच्चे इसके लिए सबसे पहले लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है? इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच इज यूज्ड, it is an optical device which is used to observe, which is used to observe distant object, which is used to observe distant objects like stars, planets, etc. यानी जो हमसे बहुत दूर हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज करते हैं। अब इसमें हम कोई मैग्निफिकेशन नहीं कर रहे, अगर आप ध्यान से देखो मैग्निफिकेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग देख रहे हैं वो पहले से ही बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि वो हमसे बहुत दूर है तो वो ऑब्जेक्ट बहुत बड़े बड़े, लेकिन वो हमसे बहुत दूर हैं, तो इसलिए वो हमें बहुत छोटे दिखते हैं, क्योंकि विजुअल एंगल जो हमारी आई में बनता है ना, ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से वो बहुत छोटा एंगल बनता है, और इसलिए हम इन ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाते। तो उन्हें क्लियरली और डिस्टिंक्टली देखने के लिए, उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज करते हैं। बच्चे ये होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। दूसरी बात आपने इसमें लिखनी है कि अगेन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज, इसमें भी दो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। रिफ्रैक्टिंग टाइप की बात कर रहा हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज, वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस, जैसे उसमें होता था माइक्रोस्कोप में। वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ लार्ज होती है, मतलब इसका अपर्चर बड़ा होता है। और सेकंड इज आई पीस, या यू कैन से दैट आई लेंस, आई पीस लेंस, इसकी फोकल लेंथ बच्चे स्मॉल होती है। ये माइक्रोस्कोप का ठीक उल्टा है। अगर आप टेलीस्कोप को देखोगे और माइक्रोस्कोप को कंपेयर करोगे तो आई पीस का, इसमें आई पीस की फोकल लेंथ कम होती है, लेकिन माइक्रोस्कोप में आई पीस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। जबकि माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम होती थी, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा है, यहाँ पर उसकी फोकल लेंथ लार्ज है। तो ये इंटरचेंज हो गए हैं, आप ऐसे समझो, उल्टा है यहाँ पे। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो इसे नोट कर लो फटाफट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप, यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और उसका रे डायग्राम और उसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, जैसे हम माइक्रोस्कोप में निकालते हैं। तो बेटा सबसे पहले बनाएंगे रे डायग्राम। अब इसमें भी दो केसेस होंगे, आपको याद होगा माइक्रोस्कोप में भी हमने दो केसेस किए थे। एक केस था जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनती है, और दूसरा केस था जब फाइनल इमेज कैपिटल डी डिस्टेंस पे, यानी 25 सेंटीमीटर पे बनती है। जो इमेज इंफिनिटी पे बनती है वो रिलैक्स्ड आई से हम लोग आराम से देख पाते हैं, लेकिन जो इमेज
कैपिटल डी डिस्टेंस पे बनेगी, इट विल प्रोड्यूस सम स्ट्रेन इन आवर आईज। तो पर केसेस तो हमें दोनों ही डिस्कस करने हैं। आओ पहला केस, केस नंबर 1, इसी में केस नंबर 1, व्हेन फाइनल इमेज, केस नंबर 1, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, और इसे हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं। आपको पता है दिस इज द केस कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट। जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी इसे हम नॉर्मल एडजस्टमेंट केस भी कहते हैं। तो बेटा इसमें हमारे पास क्या है, एक बड़ा सा ऑब्जेक्टिव है जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, एक बड़ा सा ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव लेंस, बनाते रहना साथ साथ में डायग्राम। और एक अपने पास आई पीस है, उसकी फोकल लेंथ कम है, आई पीस छोटा है इस बार। तो ये हमारा आई पीस लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कम है। ये दोनों का कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस, बेटा इसका ऑप्टिकल सेंटर नाम दे दो, लेट्स से इसका ऑप्टिकल सेंटर इज C1 और इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है इसे नाम दे दो C2। अब इस बार जो हमारे स्टार, या मान लो यहाँ पर है स्टार की हम लोग देख रहे हैं स्टार, तो ऑब्वियसली ये जो स्टार है इट इज ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जैसे हमने स्टार का एग्जांपल लिया, इट इज ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से जो रेज आएंगी वो पैरेलल रेज आएंगी। तो ऐसे हम लोग 3 रेज ले रहे हैं विच आर पैरेलल, ये 3 रेज आ रही हैं। कुछ एंगल पे क्यों आ रही है रेज, अभी तक हमने 10th क्लास में यही पढ़ा है ना कि अगर रेज पैरेलल आ रही है तो हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाते हैं उसे। इस बार हम ऐसा नहीं कर रहे, ये रेज पैरेलल हैं आपस में बट दे आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कुछ एंगल पे बन रही है। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये जो स्टार है या जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं ये हमसे ज्यादा हाइट पर हैं, ऊपर हैं हमसे। जहां से हम इसे ऑब्जर्व करते हैं अर्थ पे खड़े होके, ये प्लैनेट्स हमसे ऊपर हैं, हाइट पे हैं। तो वहां से जो रेज आएंगी वो ऐसे इंक्लाइंड होके ही आएंगी, इसलिए हमने रेज को ऐसे लिया है दे आर पैरेलल बिकॉज रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी बट दे आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसे बच्चे हमारी रेज आ रही हैं किसी एंगल पर। अब हमें पता है कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बिना डेविएशन के क्रॉस कर जाएगी, और बाकी ये वाली रे और ये वाली रे ये कन्वर्ज हो जाएंगी क्योंकि हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है। तो यहाँ से रेज आई और यहाँ आके मीट कर गई, तो इमेज बन गई बच्चे यहाँ पे। मान लो इस इमेज का नाम है, ये इमेज बनी हमारे पास A डैश और B डैश, A डैश और B डैश इमेज बन गई। ये इमेज बनेगी कहाँ पे बेटा, ये इमेज जिस पॉइंट पे बनेगी वो पॉइंट है फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये इमेज फोकस पे ही बनेगी। आपको पता है जब रेज इंफिनिटी से आती हैं पैरेलल रेज तो वो फोकस पे मीट करती हैं। हाँ पहले तो वो इसी फोकस पे मीट करती थी क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, लेकिन इस बार किसी एंगल पे आ रही हैं। तो जब पैरेलल रेज थी तो फोकस पे मीट करती हैं, अब किसी एंगल पे आ रही हैं तो मीट तो फोकस पे ही करेंगी लेकिन थोड़ी नीचे जाके, तो इमेज फोकस पे ही बन रही है। बच्चों यहाँ तक समझ आया ऑब्जेक्टिव लेंस ने कैसे इमेज बनाई फोकस के ऊपर, सबको समझ आ गया? Yes, sir. ओके नाउ, अब ये जो यहाँ इमेज बनी है ये इमेज आईपीस के लिए लेंस की तरह काम करेगी। सॉरी सॉरी, ये जो यहाँ इमेज बनी है ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। तो दिस इमेज विल एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। तब ये आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज बनाएगा आईपीस। आओ देखते हैं कैसे बनाएगा इमेज। बट बेटा एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं, ऐसे इस ऑब्जेक्ट से निकल रही है A डैश B डैश से, और एक रे को पास करवाते हैं सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से, ये वाली रे। तो हमें पता है कि ऑप्टिकल सेंटर वाली रे तो बिना डेविएशन के क्रॉस कर जाएगी, तो ये तो ऐसे सीधी चली गई। अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना भी। ये जो आई पीस है इसे हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं, एडजस्टेबल होता है। याद रखिए आई पीस क्या होता है, एडजस्टेबल होता है। यहाँ लिख लेना एडजस्टेबल आई पीस।
यानी इस लेंस को मैं आगे पीछे शिफ्ट कर सकता हूँ। आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप में एक स्क्रू लगा होता है और हम उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, उसको घुमाने से क्या होता है, कभी आई पीस आगे पीछे होता रहता है। ऐसा यूज किया आपने माइक्रोस्कोप कभी, मिला कभी मौका? या टेलीस्कोप, सॉरी टेलीस्कोप तो नहीं देखा होगा, पर माइक्रोस्कोप से आप आइडिया ले सकते हो। माइक्रोस्कोप तो होता ही है, तो उसमें एक स्क्रू लगा होता है, उससे क्या होता है कि हमारा लेंस आगे पीछे होता रहता है। मतलब ये जो आई पीस है इसे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे आगे पीछे। तो हमने इस आई पीस को एडजस्ट इस तरह से करना है, ध्यान से सुनना। हमने इस आई पीस को एडजस्ट इस तरह से करना है कि इस आई पीस की जो फोकस है, इस आई पीस का जो फोकस है वो इसी पॉइंट पे आए। आई पीस का फोकस इसी पॉइंट पर आए जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव का फोकस है। यानी ऑब्जेक्टिव और आई पीस दोनों के फोकस कोइंसाइड करने चाहिए। इस तरह से हमने आई पीस को एडजस्ट कर रखा है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चे? ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट फोकस पे ना हो तो इमेज इंफिनिटी पे कैसे बनेगी? हमें फाइनल इमेज इंफिनिटी पे चाहिए ना, और फाइनल इमेज बनाता है आई पीस। अब आई पीस इमेज इंफिनिटी पे तब बनाएगा जब आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट उसके फोकस पे होगा। तो इसलिए हमने इस आई पीस को एडजस्ट किया इस तरह से कि ये जो ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश, ये आई पीस के फोकस पे आए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव का फोकस और आई पीस का फोकस कोइंसाइड कर रहे हैं। इज इट क्लियर बच्चों? यहां तक बताओ, यस और नो, समझ आ गया? यस सर। तो अब क्या होगा? ये जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये बेटा आई पीस के फोकस से पास करेगी लाइक दिस। दिस इज फोकस ऑफ आई पीस। अब यहाँ जो रेज आ रही हैं ये पैरेलल है, ये पैरेलल रेज है, ये तो कभी मीट नहीं करेंगी। इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन आई प्रोड्यूस दीज रेज बैकवर्ड, ये तभी मीट नहीं करेंगी। तो हमारी फाइनल इमेज ऑब्वियसली कहाँ बनेगी बेटा? फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी क्योंकि रिफ्रैक्टिंग रेज पैरेलल है। फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। So this is the complete ray diagram. I repeat, पैरेलल रेज आ रही हैं, ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, किसी एंगल पे आ रही हैं। इस ऑब्जेक्टिव ने उसको कन्वर्ज किया और इमेज बन गई ए डैश बी डैश ऑब्जेक्टिव के फोकस पे। अब ये इमेज ए डैश बी डैश आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। तो हमने आई पीस को एडजस्ट किया इस तरह से कि आई पीस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की फोकस के साथ कोइंसाइड करे, फिर हमारी फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन जाएगी। तो दिस इज अ कंप्लीट रे डायग्राम। नाउ अब हमने निकाल लिया मैग्नीफाइंग पावर। एंड बेटा मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए हमें बीटा और अल्फा ये दो वैल्यूज चाहिए, क्योंकि हमें पता है मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, बीटा अपॉन अल्फा। तो अगर हम बीटा कैलकुलेट कर लें और अल्फा कैलकुलेट कर लें तो हमें मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगी। तो बीटा क्या होता है? बीटा आपको पता है, बीटा होता है इट इज विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज एट अवर आई, विजुअल एंगल फाउंड बाय फाइनल इमेज एट अवर आई। हमने आई यहाँ रखी हुई है अपनी, ये रही हमारी आई, यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमारी फाइनल इमेज हमारी आंख पे कितना एंगल बना रही है? बीटा एंगल बना रही है। देख लो ये रही फाइनल इमेज, ये एंगल बना रही है आई के ऊपर, ये वाला एंगल, दिस इज बीटा। आई रिपीट, ये रही फाइनल इमेज जो हमारी आंख पे एंगल बना रही है, ये वाला, यहाँ बना लो चाहे यहाँ बना लो, वन एंड सेम थिंग। ये जो एंगल है ना बेटा, जो फाइनल इमेज हमारी आई पे बना रही है, दिस एंगल इज बीटा। समझ आ गया बच्चों? बीटा एंगल, यस और नो? यस सर। ओके, अब हम बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं इस वाले ट्राइंगल से, ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी टू, ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी टू ट्राइंगल से टेंजेंट बीटा निकालेंगे। तो बच्चे tan बीटा आएगा, यहाँ पे ट्राइंगल लिख लेना, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी टू, इस ट्राइंगल से हमने टेंजेंट बीटा निकाला। टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश और बच्चे बेस है बी डैश सी टू। क्योंकि हमारा बीटा बहुत छोटा है, एज बीटा इज स्मॉल, क्योंकि हमारा बीटा एंगल छोटा है, तो देयरफॉर हम लोग tan बीटा को
अप्रोक्सीमेटली बीटा के इक्वल ले सकते हैं, और इसलिए हमारा बीटा क्या निकल के आएगा, tan बीटा को बीटा के इक्वल ले सकते हैं, इसलिए हमारा जो बीटा निकल के आएगा, बीटा आएगा बच्चे a डैश b डैश अपॉन b डैश c2, ये हमारा बीटा आ जाएगा। अब a डैश b डैश को तो ऐसे ही रहने दो, a डैश b डैश को ऐसे ही रहने दो, इट इज a डैश b डैश डिवाइडेड बाई b डैश c2। अब देखते हैं फिगर से b डैश c2 क्या है। अगर आप ध्यान से देखो, ये फोकल लेंथ है, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ये आई पीस की फोकल लेंथ है, क्योंकि आई पीस का फोकस बी डैश के ऊपर है, तो बी डैश से लेके C2 तक का डिस्टेंस आई पीस की फोकल लेंथ है। एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू, अब क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट भी, मतलब ये जो a डैश b डैश है, ये ऑब्जेक्ट भी फोकस के ऊपर रखा हुआ है, तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस, तो इट इज एफ ई और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस, दोनों के लिए ये दोनों सेम ही है, तो लेकिन हम लोग एफ ई यूज करते हैं फोकल लेंथ को, तो बी डैश C2 की जगह यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चे एफ इंटू ई, एफ इंटू ई, मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से, बीटा जो है दैट इज a डैश b डैश डिवाइडेड बाय एफ इंटू एफ ई, सॉरी। इज इट क्लियर बच्चों, कोई डाउट? दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ तक बताओ बच्चे, किसी को कोई डाउट है? नो सर। No, sir. चलो हमने बीटा निकाल लिया, अब हम लोग निकालेंगे बेटा अल्फा, बीटा निकाल लिया, फिर अल्फा निकालेंगे, अल्फा निकालने के बाद बीटा अपॉन अल्फा फाइंड आउट करेंगे, तो हमें मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगी। अल्फा क्या होता था, कौन बताएगा, व्हाट इज अल्फा? अल्फा क्या होता था बच्चे, एनीवन स्टूडेंट? Sir, visual angle made at distance of 25 centimeters. हाँ, अल्फा हम लोग लेते थे विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट अवर आई व्हेन केप्ट एट 25 सेंटीमीटर। जब हम ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रख दें, तब हमारी आंख में जो विजुअल एंगल बनता है उसको हम लोग अल्फा कहते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो क्या हम इस ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रख पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये तो स्टार है, सन है, प्लेनेट है, ये तो बहुत दूर है, तो हम इसे 25 सेंटीमीटर पे नहीं रख सकते जैसे कि माइक्रोस्कोप में कर रहे थे। तो इसलिए यहाँ पर अल्फा की थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो गई है, सब कुछ सेम है, बस हम इसे 25 सेंटीमीटर पे नहीं रख रहे, वो हम रख ही नहीं सकते इसलिए। तो बेटा अल्फा को डिफाइन करते हैं फिर से, अल्फा को डिफाइन करते हैं, लेट, अब हम लोग अल्फा को डिफाइन करते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू विजुअल एंगल, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट अवर आई विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, विदाउट एट अवर आई डायरेक्टली, मतलब क्या होता है ना, डायरेक्टली बनाता है ये तो हमारी आंख पे एंगल, बस इस बार चेंज क्या हुआ, पहले हम लिखते थे केप्ट एट डिस्टेंस डी, पर इस बार वो कर नहीं सकते, तो बिना उसके ही कर रहे हैं, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट अवर आई डायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, बिना इंस्ट्रूमेंट के सीधा जो हमारी आंख में एंगल बन रहा है वो हमारा अल्फा एंगल है, विजुअल एंगल। बस इस बार 25 सेंटीमीटर पे नहीं है, पहले हम लोग एक लाइन और इसके साथ एक वर्ड और जोड़ते थे, एट डी, केप्ट एट डी, वो अब की बार नहीं है, थोड़ा चेंज हो गया अल्फा। अब मेरी बात सुनो, आप जब यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे थे तो आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब ये आई में जो हमारा एंगल बन रहा है ये पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रेज पास हुई तब जाकर यहाँ पर हमारा एंगल बन रहा है। मतलब अगर हम लोग इस पोजीशन पे खड़े हैं, अगर हम लोग इस पोजीशन पे खड़े हैं तो जो एंगल हमारी आंख में बन रहा है वो डायरेक्ट नहीं बन रहा, वो इसलिए नहीं डायरेक्ट बन रहा क्योंकि रेज पहले इंस्ट्रूमेंट से पास हुई, ये हमारा टेलीस्कोप है, रेज हमारे टेलीस्कोप से क्रॉस करके फिर हमारी आई में एंगल बन रहा है इस पोजीशन पे।
पर क्या होगा अगर हम लोग यहाँ से उठ के यहाँ आके खड़े हो जाएं, अगर बच्चे हम लोग यहाँ पे सीधा आके यहीं खड़े हो जाएं, आके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को क्रॉस करके उसके आगे खड़े हो जाएं, तो रेज ऑब्जेक्ट से सीधा हमारी आंख में आएंगी, और हमारी आईज में जब सीधा हमारी आईज में आएंगी रेज, तो वो जिस एंगल से आएंगे दैट इज अल्फा। आपको मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? अल्फा एंगल यहाँ क्यों बनाया? बिना इंस्ट्रूमेंट के ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली जो रेज आ रही है हमारी आंखों में डायरेक्टली, दैट इज अल्फा। तो ये जो यहाँ एंगल बन रहा है ये अल्फा है। कोई डाउट किसी को अल्फा एंगल की प्लॉटिंग को लेके? No, sir. ओके, शाबाश। तो बेटा अगर ये अल्फा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी अल्फा हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज ऑल्सो अल्फा। तो अब हम लोग अल्फा इस ट्राइंगल से निकालेंगे, ट्राइंगल ए डैश बी डैश C1। तो बेटा इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश C1, इस वाले ट्राइंगल से वी विल कैलकुलेट tan अल्फा। tan अल्फा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश और बेस है बी डैश C1, परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश और बेस है बी डैश C1। तो अल्फा हमारा छोटा है, एज अल्फा इज स्मॉल, फिर से वही बात जैसे हम शुरू से कर रहे हैं। तो देयरफॉर tan अल्फा को हम लोग अप्रोक्सीमेटली अल्फा के इक्वल ले सकते हैं, और इसलिए अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय बी डैश C1। नाउ बेटा बी डैश C1 अगर हम फिगर से देखें, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। बी डैश पे ऑब्जेक्टिव का भी तो फोकस है, तो यहां से C1 से लेके बी डैश तक दिस इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो बी डैश C1 की जगह वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये हमें मिल गया बच्चे अल्फा। यस स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट यहां तक? मुझे लगता है वीडियो ब्लर हो गई है। वीडियो ब्लर हो गई है 2 मिनट रुक जाते हैं, वीडियो को क्लियर होने देते हैं। हाँ जी बच्चे, अब जरा चेक करो, समझ आ गया यहाँ अल्फा तक सभी को? Yes, sir. तो नाउ बीटा मिल गया, अल्फा मिल गया। अच्छा एक और चीज, मैंने यहाँ साइन कन्वेंशन यूज नहीं की है। अगेन वही बात, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, कोई रे ऑप्टिक्स का फॉर्मूला नहीं। साइन कन्वेंशन तब लगाएंगे जब रे ऑप्टिक्स का कोई फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी तक हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया रे ऑप्टिक्स का, हमने सिर्फ टेंजेंट बीटा निकाला, सिंपल मैथमेटिक्स, इसलिए कोई साइन कन्वेंशन नहीं लग रहे। नाउ बच्चे फाइनली मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर हमें कैसे मिलेगी? मैग्नीफाइंग पावर फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, कौन से केस के लिए निकाल रहे हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए निकाल रहे हैं ना। मैग्नीफाइंग पावर फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप, जब हमने टेलीस्कोप को नॉर्मल एडजस्ट किया है, यानी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, तो मैग्नीफाइंग पावर हमें मिलेगी बीटा बाय अल्फा करके। और बेटा बीटा है ए डैश बी डैश बाय एफ ई, तो बीटा की वैल्यू डाल दो। बीटा की वैल्यू है ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस डिवाइडेड बाय अल्फा। अल्फा की वैल्यू ये रही, तो ये वैल्यू जब यहाँ डालेंगे ये आएगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश से कट जाएगा, ये कट गया। हमारे पास फाइनली मैग्नीफाइंग पावर आ गई नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए टेलीस्कोप की, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अ वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप। इज इट क्लियर बच्चे? Yes, sir. तो हमारा केस नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने एक चीज और निकालनी है, दैट इज लेंथ ऑफ ट्यूब। वो भी देख लो यहाँ पे साइड में। इसके बाद ना बेटा लेंथ ऑफ ट्यूब, ये टर्म आती है लेंथ ऑफ ट्यूब, इस पे भी कई बार होता है लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव
डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस के बीच में, ऑब्जेक्टिव और आई पीस लेंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे लेंथ ऑफ ट्यूब कहते हैं। आओ देखते हैं। ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव, ये रहा हमारा आई लेंस, और ये यहां से लेके यहां तक की फोकल लेंथ हमें पता है, इट इज इक्वल टू एफ ई। इट इज बी डैश पे दोनों फोकस थे, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव भी था और फोकस ऑफ आई लेंस भी था। तो अगर मैं एफ ओ में एफ ई को ऐड कर दूं तो मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी इस ट्यूब की लेंथ मिल जाएगी। तो बेटा लेंथ ऑफ ट्यूब नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, लेंथ ऑफ ट्यूब फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, टेलीस्कोप की नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए ट्यूब की लेंथ कितनी आएगी, आप समझ गए होंगे। फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इट इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है बच्चे, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए ये आती है। इज इट क्लियर बच्चों, कोई डाउट किसी को? No, sir. इसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं। शाबाश, चलो ठीक है, इसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा केस नंबर 1 कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लो फटाफट। देन हम लोग चलेंगे केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 पे हमारी फाइनल इमेज इंफिनिटी पे नहीं बनेगी, हमारी फाइनल इमेज कैपिटल डी यानी 25 सेंटीमीटर पे बनेगी। दैट इज द सेकंड केस। उसके लिए भी हम लोग मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे टेलीस्कोप की। हो गया बच्चे, इतना हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सुनाओ। अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे केस नंबर 2, सेकंड केस। बस यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ अल्फा की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो गई टेलीस्कोप में आके। अल्फा की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पे रखते थे फिर निकालते थे अल्फा, पर इस बार ऐसा कर नहीं सकते हैं, तो अल्फा की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आ गया। अब हम लोग दूसरा केस करेंगे जो नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस नहीं है। इस केस में फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बनेगी। तो आप देखते हैं। तो बेटा केस नंबर 2, हेडिंग लगा दो केस नंबर 2। व्हेन फाइनल इमेज is formed at when final image is formed at capital D by, ऐसा कैसे बनेगी? ऐसा by adjusting आई लेंस। हम लोग आई पीस को इस तरह से एडजस्ट करेंगे, by adjusting आई लेंस by moving it, आई लेंस को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि हम उसे ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ मूव करेंगे, बाय मूविंग इट टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव। अभी आ जाएगा समझ में जब डायग्राम बनेगा। बाय मूविंग इट टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव। तो बेटा ये हमारा सेकंड केस है। पिछली बार जो हमारा आई लेंस था वो थोड़ा दूर था, यानी ऑब्जेक्टिव और आई लेंस के बीच में एक डिस्टेंस था। अब हमने जो आई लेंस यहाँ पे था हमारा, उस आई लेंस को हम थोड़ा क्लोज ले आएंगे, ऑब्जेक्टिव की तरफ ले आएंगे उसे थोड़ा सा। तो बेटा दिस इज आई पीस। एक्चुअली हमने इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया है। पिछली बार ये यहाँ कहीं था, पिछली बार हमारा, ये बनाना मत, पिछली बार ये हमारा यहाँ कहीं था, हमने इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव कर दिया। पुराना, ये पहले की पोजीशन थी फर्स्ट केस के लिए, लेकिन अब हमने आई लेंस को थोड़ा क्लोज ले आए ऑब्जेक्टिव के। क्लोज लाने से क्या होगा, इस अभी बनाना मत इसे, इसकी फोकल लेंथ पहले बी डैश के ऊपर थी, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ के साथ कोइंसाइड कर रही थी, लेकिन क्योंकि हमने इसको आगे शिफ्ट कर दिया तो अब इसकी फोकल लेंथ भी थोड़ी आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो अब आई पीस की फोकल लेंथ कुछ इस पॉइंट पे आएगी,
ध्यान से बनाना ये डायग्राम। अब आई पीस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ से थोड़ा सा पीछे होगी, और ये एडजस्टमेंट हमने इसलिए की है ताकि हमारी फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पे बने, इन्फिनिटी पे ना बने। ऑब्वियसली जब तक ये फोकल लेंथ यहाँ रहेगी ऑब्जेक्ट पे, फोकल लेंथ के ऊपर ऑब्जेक्ट रहेगा, तब तक जो आई लेंस इमेज बनाएगा वो इन्फिनिटी पे बनाएगा। लेकिन अब हमारा ऑब्जेक्ट जैसे ही हमने इसको इस तरफ शिफ्ट किया, इस तरफ शिफ्ट करने से क्या हो गया, ये जो ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश, अब ये वाला ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस एफ ई के बीच में आ गया। और हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस का एक केस होता है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो वो जो इमेज बनाएगा वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे बनाएगा इमेज। इन्फिनिटी पे वो इमेज तब बनाता है जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है, पर हमने आई लेंस को थोड़ा आगे शिफ्ट किया जिससे उसकी जो फोकस पॉइंट है वो थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया, और ये जो ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश, ये ऑब्जेक्ट अब इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया। यस और नो बच्चों, ये बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब बनाते हैं इमेज। इमेज बनाने के लिए दो रेज लेते हैं, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाई वो तो बिना डेविएशन के चली गई, और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ये फोकस से पास करेगी। अब यहाँ पर पैरेलल रेज नहीं बन रही हैं, यहाँ पर डाइवर्जिंग रेज बन रही हैं। पिछले केस में पैरेलल बन रही थी। तो इफ आई प्रोड्यूस दीज रेज बैकवर्ड, तो इमेज बच्चे कहीं यहाँ बनेगी, तो हमारी फाइनल इमेज बन रही है यहाँ पर कहीं पर, एंड दिस इज अवर इमेज ए डबल डैश और बी डबल डैश, ये हमारी फाइनल इमेज बन रही है। तो दिस इज अवर फाइनल इमेज। इस बार फाइनल इमेज बनी है कहाँ पर, डी डिस्टेंस पर। यानी बच्चे अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखूं तो ये डी डिस्टेंस है। आई लेंस से इसकी इमेज का डिस्टेंस देखूं तो डी डिस्टेंस पे इमेज बन रही है। इस बार हमने आई लेंस को एडजस्ट ही ऐसे किया है। बाकी बच्चे वही, बाकी सब चीजें सेम है। अल्फा एंगल यही है, बीटा एंगल यहाँ बनेगा। देखो फाइनल इमेज जो आई पे एंगल बना रही है दैट इज बीटा, तो ये एंगल हमारा बीटा है। रीड्रॉ दिस फिगर अगेन, थोड़ा सा चेंज है इस फिगर में। पिछली बार यहाँ पर पैरेलल रेज थी, लेकिन इस बार यहाँ पे डाइवर्जिंग रेज है। बच्चे फिगर बनाना समझ आ गई, रे डायग्राम समझ आ गया केस 2 का? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो शाबाश, बना लो इसको फिर फटाफट। फिर इसके आगे हमने मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है जैसे पहले निकाली थी। ध्यान से बनाना, इस बार ऑब्जेक्टिव का और आई लेंस का फोकस कोइंसाइड नहीं कर रहा है। पिछली बार वो कोइंसाइड कर रहा था। अगर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंसेस मार्क करें तो ये फोकस है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एफ ई, और ऑब्जेक्ट इस बार यहाँ से है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट है। ए डैश बी डैश आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस। अब ध्यान से देखो, इस बार एफ ओ और एफ ई अलग अलग हैं, तो क्योंकि इस बार ये कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ हमने कुछ डिस्टेंसेस मार्क कर दिए। सुनाओ बच्चे, आओ देखते हैं, फिर से वैसे ही कैलकुलेट करेंगे सेम वे में। सबसे पहले बच्चे बीटा, बीटा क्या है? बीटा आपको पता है विजुअल एंगल, वही पुरानी कहानी, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज एट अवर आई, फाइनल इमेज एट अवर आई, वही सेम कहानी है। तो बेटा यहाँ से अगर मैं बीटा निकालूं, बीटा हमारा tan बीटा के इक्वल होगा, वही पुरानी कहानी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश C2।
बी डैश सी टू, ए डैश बी डैश को ए डैश बी डैश ही रहने दिया, और बी डैश सी टू को इस बार, पिछली बार तो बी डैश से लेके सी टू तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ के इक्वल था, बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार बी डैश सी टू की जो लेंथ है वो यू ई के इक्वल है। इस बार यू ई के इक्वल है, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस। तो बेटा ये हमें मिला बीटा। बेटा ये समझ आया? मैंने कुछ स्टेप्स मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं, क्योंकि हम यही सेम प्रोसेस करते आ रहे हैं ना पीछे से। यहाँ तक समझ आ गया? Yes, sir. ओके, नाउ अब हम लोग करेंगे अल्फा निकालेंगे। नाउ वी विल कैलकुलेट अल्फा। अल्फा निकालते हैं। अल्फा क्या था? विजुअल एंगल, वही सेम, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, visual angle formed by object at our eye directly, तो जब हम वहां से उठ के यहाँ के खड़े हो जाएंगे तो यहाँ से रेज सीधा ऑब्जेक्ट से सीधा रेज हमारी आंखों में आएंगी। यहाँ जो एंगल बनेगा ये अल्फा, वही पुराना, यही इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला। जस्ट अ मिनट बच्चों, थोड़ी एडजस्टमेंट हिल गई है। बेटा वीडियो दिख रही है? एक बार चेक करो सारे, वीडियो विजिबल है सबको? Yes, sir. ओके, तो आओ वापस आ रहे हैं हम लोग। नाउ बेटा अल्फा तो वही है, विजुअल एंगल फाउंड बाय ऑब्जेक्ट एट अवर आई डायरेक्टली। तो अल्फा उसी ट्राइंगल से मिलेगा, ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी वन। तो अल्फा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय बेस है बेटा बी डैश इंटू सी वन, जैसे पहले निकाला था। ए डैश बी डैश की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, डिवाइडेड बाय बी डैश सी वन, ये है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, वही पुरानी सेम आई, अल्फा की वैल्यू में कोई चेंज नहीं, अल्फा सेम है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। So this is our alpha, equation number 2. Now magnifying power, अब हमें चाहिए मैग्नीफाइंग पावर। बेटा मैग्नीफाइंग पावर फॉर विच केस? मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट वाली नहीं है, मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट कैपिटल डी डिस्टेंस। तो मैग्नीफाइंग पावर इस केस में फॉर्मूला तो वही है बीटा बाय अल्फा। बेटा बीटा की वैल्यू डालोगे ए डैश बी डैश डिवाइड बाई यू ई, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई यू ई, फिर अल्फा की वैल्यू डालोगे ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई एफ ओ, तो इट विल कम आउट एफ ओ डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश कट जाएगा, और हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर इस बार आ जाएगी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस। बेटा ये निकल के आ गई मैग्नीफाइंग पावर। यहां तक सबको समझ आ गया? से यस और नो? Yes, sir. Yes. दैट्स वेरी sir. गुड, गुड। नाउ इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अब हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करने वाले हैं आई पीस के ऊपर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर आई पीस लेंस के लिए हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब देखो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया यू ई के इक्वल, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो गया यू, वो यू ई के इक्वल है, और ये नेगेटिव लेंगे। अब साइन कन्वेंशन लगाएंगे। अब साइन कन्वेंशन इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये रे ऑप्टिक्स का फॉर्मूला है, इस पे साइन कन्वेंशन लगेंगे, और यहाँ हमने साइन कन्वेंशन नहीं लगाई क्योंकि ये रे ऑप्टिक्स के फॉर्मूलेज नहीं है।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया माइनस यू ई के इक्वल। फिर हम लोग देखेंगे इमेज डिस्टेंस v। तो बेटा इमेज डिस्टेंस आई लेंस के लिए इमेज बन रही है कैपिटल डी डिस्टेंस पे, वो भी लेफ्ट साइड पे, तो ये भी माइनस में आएगा, इट इज माइनस डी। और फोकल लेंथ, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो इसकी फोकल लेंथ लेंगे प्लस एफ ई। नाउ बेटा लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v, v की जगह माइनस डी, माइनस 1/u, u की जगह माइनस यू ई। हमने वैल्यूज डाल दी जो जो हमारे पास हैं, तो यहाँ से हमारे पास 1/u e की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 1/f e प्लस 1/d। बेटा दिस इज वैल्यू ऑफ 1/u e। इज इट क्लियर बच्चों? यहाँ तक समझ आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब ये 1/u e की वैल्यू यहाँ डालेंगे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में, 1/u e इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। मान लो ये थर्ड इक्वेशन है, तो पुट इन 3, थर्ड इक्वेशन में पुट किया तो मैग्निफिकेशन आएगी एफ ओ, और 1/u e की जगह हम लोग वैल्यू डाल देंगे 1/f e प्लस 1/d, ये आएगी वैल्यू। तो बेटा दिस इज मैग्नीफाइंग पावर फॉर टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर, ये इसकी है मैग्निफिकेशन। अब इसको हम लोग थोड़ा ऐसे करके लिख सकते हैं, अगर मैं डिनोमिनेटर से, थोड़ा मैथमेटिक्स है यहाँ पे, अगर मैं डिनोमिनेटर से एफ ई कॉमन निकाल दूं, तो मैंने एफ ई बाहर निकाल दिया, यहाँ बचेगा 1/1 क्योंकि इसका एफ ई तो बाहर आ गया, इसके पास एफ ई था वो बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया, प्लस जिसके पास डिनोमिनेटर में एफ ई नहीं है उसके लिए क्या होगा, न्यूमिनेटर में एफ ई आ जाएगा। तो एक्चुअली किया क्या है, एफ ई कॉमन ले लिया। आप देखो अंदर मल्टीप्लाई करोगे एफ ई को, यही वैल्यू आएगी, यही एफ ई यहाँ पहुंच जाएगा तो 1/f ई, फिर ये एफ ई यहाँ पहुंचेगा, एफ ई से एफ ई कट के 1/d, सेम वैल्यू आएगी। तो अगर मैं डिनोमिनेटर से एफ ई बाहर निकाल दूं तो ये बचेगा। तो फाइनली बच्चे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनेगा एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी। ये हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन गया। इज इट क्लियर बच्चों? सबको क्लियर हो गया? यस और नो? Yes, sir. अब मेरी बात 2 मिनट और देना, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। बच्चे ये एफ ओ बाई एफ ई ये क्या था? क्या ये वही नहीं है? दिस इज मैग्निफिकेशन, दिस इज मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये वाला जो पार्ट है एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई, केस 1 की मैग्निफिकेशन है ये। उससे ज्यादा मैग्निफिकेशन आ रही है इस केस में क्योंकि ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, आनी थी उससे ज्यादा। लेकिन प्रॉब्लम ये है इस मैग्निफिकेशन में कि यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है, तो इट विल प्रोड्यूस स्ट्रेन इन आवर आईज, इसलिए वही नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस ज्यादा यूज होता है, बट न्यूमेरिकल में तो दोनों ही आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से कि वो कौन से वाले केस को डिस्कस कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब एक और, अब बची लेंथ ऑफ ट्यूब। इस केस के लिए लेंथ ऑफ ट्यूब निकालेंगे। लेंथ ऑफ ट्यूब को मैं इस बॉक्स में यहाँ लिख रहा हूँ, यही मेरे पास जगह बची है अब इस बॉक्स के अंदर। इसके बाद हमने इस वाले केस के लिए लेंथ ऑफ ट्यूब लिखनी है। तो बेटा लेंथ ऑफ ट्यूब जो है, लेंथ ऑफ ट्यूब फॉर द केस when final image, length of tube for the case when final image is formed at capital D is capital L is equal to, अब ये होता है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। पिछली बार ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में डिस्टेंस था फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, पर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस यूई। तो इस बार जो लेंथ ऑफ ट्यूब चेंज हो गई, ध्यान से देखो, लेंथ ऑफ ट्यूब का फॉर्मूला भी चेंज हो गया इस केस के लिए। नाउ इट इज एफ ओ प्लस यू ई, जबकि पिछली बार ये क्या था? पिछली बार ये था एफ ओ प्लस एफ ई। इज इट क्लियर बच्चों? यस और नो? Yes, sir.
तो बेटा यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप, रिफ्रैक्शन वाला टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप खत्म होता है। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में होता ये है ना, हाँ 2 मिनट और दे दो। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसलिए हम लोग रिफ्लेक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप यूज करते हैं। तो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद रिफ्लेक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप पढ़ेंगे। इसको नोट कर लो, जिसने नहीं किया नोट वो एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले ले अभी, और उसके बाद फिर नोट कर ले आराम से घर में। ठीक है बच्चों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। थैंक यू।